व्यापार में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियां उन्मुक्त होकर के आजादी के साथ अपने विकास में लग गई हैं। यह बदलता उत्तर प्रदेश हमको देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 10 साल पहले का भारत और 10 साल में बदलता भारत। 10 साल पहले कैसा भारत था? भारत के साधारण आदमी मानवी का मन कैसा था? भारत का साधारण नागरिक क्या सोचता था? भारत का साधारण नागरिक, साधारण मानवी सोचता था इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसे ही चलेगा, राजनीति के सहारे हम कब तक इंतजार करेंगे। और एक तरीके से उदासीनता का माहौल था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज बदलता भारत हमने देखा। और इसी कारण आज साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक, साधारण मानवी आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह आत्मविश्वास उसमें आ गया, ये आत्मविश्वास आ गया। मित्रों, अभी अभी कोरोना की चर्चा सम्मानीय योगी जी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। कड़ा फैसला लिया। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया। और फिर मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटाया और देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस दवाई की बात आज जापानीज इंसेफ्लाइटिस की योगी जी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी और योगी जी जब आप सांसद थे तो 2006 में दवाई भारत में पहुंची और गोरखपुर में पहुंची। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन बदलता भारत, कोरोना की पहला केस 2020 के 27 जनवरी को भारत में आया। 2020 के अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी गई। और 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया गया। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी चर्चा करना चाहता हूं, जब यह दवाई बन रही थी तो अखिलेश बोलता था
ये तो मोदी टीका है, ये तो मोदी टीका है, इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को गुमराह करने का काम किया अखिलेश ने, राहुल ने, इन सब लोगों ने गुमराह करने का काम किया। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा खुद तो चुपके चुपके टीका लगा लिया, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? 140 करोड़ के देशवासियों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं और आपके ध्यान में भी है कि आज भारत कोरोना की मार के बाद, आज भारत यूक्रेन के युद्ध के चपेट के बावजूद भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये बदलता भारत है। और आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव में यशस्वी बनाना है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। मित्रों, मैं दवाई की बात कर रहा था। आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। ऑटोमोबाइल में हम जापानी गाड़ियों की बात करते थे, आज ऑटोमोबाइल में गाड़ी बनाने में भारत जापान को पछाड़ करके आज तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और मार्केट बन गया है, तीसरे नंबर का। इस्पात में, स्टील में भारत दूसरे नंबर का देश बन गया, दूसरे नंबर का देश। केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और मोबाइल में, मोबाइल बनाने में भारत 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं, 97%। 10 साल पहले दोस्तों, आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आप अपना मोबाइल उठा के देखो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज भारत मोबाइल बन रहा है। यह बदलता भारत की तस्वीर है। जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की चर्चा योगी जी ने की, मैं आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को राशन देने के कारण आज आपको खुशी होगी कि आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई और 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यह बदलता भारत मोदी जी ने खड़ा कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नीति आयोग बोल रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंचाना, इसने किसानों की तस्वीर और तकदीर को बदल डाला है। ये भी आपको बताना चाहिए। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपके साथ यहां बैठे हैं, बहुत से लोग एमएलए रहे हैं लंबे समय से। इनसे पूछिए जब ये एमएलए हुआ करते थे इनकी क्या स्थिति थी। मैं 1993 में एमएलए बन गया था पहली बार। उस समय मेरा बीडीओ मेरे पास आया करता था, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कहता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था दो। कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दें। मैं बोलता था 1 अनार 100 बीमार। भैया बीडीओ ये तू ही रख ले, तू ही बांट दे, मैं कहां बांटूंगा। लेकिन आज बदलता भारत, मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए। 4 करोड़। कितने घर बनाए? 4 करोड़। और फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बन जाएंगे और यह विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड,
इन सब के साथ ये घर बना है। और एक खुशखबरी मैं और देना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में आप सब लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त योजना, ये सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री जी के तरफ से सबके छत पर लगेगी और आपके बिजली का घर का खर्चा उससे चलेगा और जो बिजली बच जाएगी वो सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। ये बदलता रिश्ता है। मैं आपके साथ ये भी चर्चा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, योगी जी उस समय सांसद थे, आपके ध्यान में आया, उस समय योगी जी बताया करते थे कि हमारे प्रदेश में कैंसर फैल रहा है, हमारे प्रदेश में हार्ट की समस्या हो रही है, कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, गरीबों की चिंता होगी। और आयुष्मान भारत, भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, कौन है ये गरीब लोग? मैं बार बार बताता हूं क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जब आयुष्मान भारत लागू किया गया। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो सैलून में बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए हर साल। अब कोई गरीब 365 करोड़ रुपए के आसपास का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोई गरीब अब बिना इलाज के नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी बोलना चाहता हूं। आप विजय दुबे जी को जिताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत का हर साल 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ का कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलिए ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों में हर घर नल, हर घर जल। और आप फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, खुशीनगर का कोई घर नहीं रहेगा जहां नलके से पानी नहीं आएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बन गए 10 साल में। 55,000 किलोमीटर। यही खुशीनगर में आया करता था, यही गोरखपुर आया करता था। योगी जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं पहली बार बीआरडी कॉलेज आया था तो मैं लखनऊ से चला था और लखनऊ से गोरखपुर आने में मुझे 7.5 घंटे लग गए थे। आज फराटेदार सड़क में 3 घंटे में दिल्ली गोरखपुर होता है। यह बदलता हुआ रिश्ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? भैया सोचा था कभी? कभी सोचा था? यह योगी जी का प्रयास है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। और आपने कभी यह सोचा था कि आपके खुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? आज आपके आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। यह है काम करने वाले का तरीका। और इसीलिए आपकी उंगली में बहुत ताकत है।
सही जगह बटन दबता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सही जगह को बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है, सही जगह दबता है तो हाईवे मिलता है, सही जगह दबता है तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलती है, और गलत जगह दबता है तो बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है, व्यापारियों को पलायन करना पड़ता है, सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता है। ये आपकी उंगली की ताकत है और आपको अपनी उंगली की ताकत सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज रेलवे में उत्तर प्रदेश का बजट मोदी जी ने 19 गुना बढ़ा दिया है, 19 गुना बढ़ा दिया है। हर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हर तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। 2 लाख पंचायत में, 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये कांग्रेसी भाई बोलते थे भारत तो अनपढ़ है, ये ऑप्टिकल फाइबर लेके हम क्या करेंगे, ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना, और मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना इसलिए आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। ये बदलता भारत है, ये डिजिटल इंडिया है। ये आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सीधे मोदी जी का पैसा और योगी जी का पैसा सीधे हॉस्पिटल को जाता है, बीच में किसी के नहीं आता। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के नए आयाम लिखने का काम हुआ है। यहां बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, लेकिन मित्रों याद रखना, उजाले का महत्व तो तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी भी ध्यान में हो। अमावस्या को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक पूर्णमासी को नमन करने का मन नहीं होता। पूर्णमासी को नमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अमावस्या की रात याद होती है। और उसी तरीके से 10 साल पहले का भारत और आज मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ भारत, 8 साल 7 साल पहले का यूपी और आज का यूपी, इसका अंतर नहीं समझोगे तब तक आज का यूपी और आज का भारत समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, एक समय था, और वो समय कैसा था? वो समय इस प्रकार से था कि जब ये सारे ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हुआ करती थी। हर दिन भ्रष्टाचार, हर दिन भ्रष्टाचार। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताओ, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष में घोटाला किया, हवा में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, धरती पर घोटाला किया, हर जगह घोटाला ही घोटाला। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। आप बताओ, ये अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? ये अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ये लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? बोलो, लालू जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? उनके मंत्री के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? ये एक कांग्रेस के एमपी के घर से
18 मशीनें लगी, 3 दिन तक गिनती हुई, 350 करोड़ निकला कि नहीं निकला? एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले कि नहीं निकले? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, के कविता, केसीआर, केटीआर ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घमंडिया गठबंधन के लोग, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, सारे भ्रष्टाचारी। बोलो, एक मिनट बताओ मेरे को, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये अरविंद केजरीवाल 1 तारीख के लिए बेल पर है, बाकी जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ, के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये है घमंडिया गठबंधन। और ये सारे परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां हैं। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है। महबूबा मुफ्ती की चिंता मुफ्ती मोहम्मद करते रहे। प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर की चिंता की। चौटाला भाइयों ने छोटे चौटालाओं की चिंता की। मुलायम सिंह अखिलेश की चिंता कर गए। अखिलेश डिंपल की चिंता करता है। लालू राबड़ी की चिंता करती है। राबड़ी तेजस्वी की चिंता करते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप की करते हैं। तेज प्रताप मीसा की करते हैं। मीसा रुक्मणी की करते हैं। ममता अभिषेक की चिंता करती है। केसीआर केटीआर की चिंता करते हैं। केसीआर कविता की चिंता करते हैं। करुणानिधि स्टालिन की चिंता कर गए। स्टालिन उदयनिधि की चिंता करते हैं। शरद पवार सुप्रिया सुले की चिंता करते हैं। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की चिंता करते हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना है तो मोदी जी को 140 करोड़ की जनता परिवार से लेना देना है। उनके लिए खड़े हैं। ये योगी जी हैं जो दिन रात आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को अग्रिम राज्य बनाने के लिए लगे हैं, उसके लिए काम में जुटे हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये सब लोग इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये दलित विरोधी हैं। ये घमंडिया गठबंधन आदिवासी विरोधी हैं। ये घमंडिया गठबंधन ये पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी हैं। और मैं ये किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि ये आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण पर डाका डाल करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसों कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर बोल गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। ये राहुल संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, कभी अंदर खोल के पढ़ा भी है क्या? इसको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में आदिवासी भाइयों का, दलितों का और बैकवर्ड का हिस्सा मारना चाहते हैं और उस पर डाका डालना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 4 बार यह प्रयास किया है।
कर्नाटक में 2 बार प्रयास किया है, हर जगह इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और ममता जी ने तो बैकवर्ड पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दे दिया। और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम भाइयों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो सबको निरस्त किया जाता है, इसका आदेश दे दिया गया है। इसलिए मित्रों, और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा, इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा, ये घमंडिया गठबंधन ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी है। ये राम विरोधी कैसे है? यही सोनिया जी, यूपीए की चेयरपर्सन, यूपीए की सरकार ने, जिसका जिक्र योगी जी कर रहे थे, कोर्ट में लिख करके दिया है राम का कोई वजूद ही नहीं है। ये यूपीए के नेता ने लिख करके दिया है राम का कोई वजूद नहीं है, राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये लिख करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। बोलो ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये राम विरोधी है कि नहीं है? इनको कैसे हिम्मत होती कि राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं? कर्म ही ऐसे हैं कि ये नहीं आ सकते, ये नहीं दर्शन कर सकते। ये सनातन विरोधी भी हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा ने कहा सनातन HIV है, एड्स है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी को सुनाई नहीं दिया, राहुल गांधी को बोला नहीं गया। बोलो ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। JNU में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और नारे अफजल कौन है? अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा दी गई। सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रैली करता है, उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़ा होता है। बोलो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं? ऐसे लोगों को कभी माफ करोगे क्या? ये राष्ट्र विरोधी लोग आजकल एक कैंडिडेट भी इन्होंने बना दिया है, जो बोलता था भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कैंडिडेट भी बन गया है। इसलिए मित्रों, एक तरफ राष्ट्रवादी ताकत है, वो लोग हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो लोग हैं योगी जी के नेतृत्व में जो देश को, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, समाज को खंडित करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का रास्ता एक ही है, 1 तारीख को